स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल टिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब समान ज्ञान के उन प्रश्नों को करेंगे जो कई बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस सीरीज में सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जिनका रिपीटेशन बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस सीरीज को हम शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज की अगली सीरीज को। सो फ्रेंड, पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। अर्थात वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। ऑप्शन ए राल्फ फिंच था, ऑप्शन बी लॉर्ड एल्गिन था, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसप था, या फिर ऑप्शन डी जेसी हिल्टन था। तो फ्रेंड, बात की जाए वह अंग्रेज जिसने सम्राट अशोक की शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था वह कौन था? वह आपका था जेम्स प्रिंसप, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसप। तो चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। अर्थात महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना जो की थी वह स्थान कौन सा था। ऑप्शन ए कौशाम्बी था, ऑप्शन बी श्रावस्ती था, ऑप्शन सी पावापुरी था, या फिर ऑप्शन डी लुम्बिनी था। तो फ्रेंड, बात की जाए महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी, तो की थी उन्होंने पावापुरी में, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, पावापुरी। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था। अर्थात वह विदेशी दूत कौन था जिसने सर्वप्रथम अपने आप को भागवत घोषित किया था। ऑप्शन ए इत्सिंग था, ऑप्शन बी हेरोडोटस था, ऑप्शन सी हेलियोडोरस था, या फिर ऑप्शन डी सिंग्यून था। तो फ्रेंड, बात की जाए वह विदेशी दूत जिसने स्वयं को भागवत घोषित किया था वह आपका हेलियोडोरस था, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेलियोडोरस। ये पहला विदेशी दूत था जिसने अपने आप को भागवत घोषित किया था। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। अर्थात वैदिक काल के लोग जो थे उन्होंने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए लौह धातु का प्रयोग किया था, ऑप्शन बी तांबे धातु का प्रयोग किया था, ऑप्शन ए चांदी धातु का प्रयोग किया था, या फिर ऑप्शन डी एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया था। अर्थात बात की जाए फ्रेंड, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया था वह क्या था? वह तांबा था, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबू धातु। अर्थात वैदिक कालीन लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम धातु तांबा था। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। अर्थात वह वेद कौन सा है जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। ऑप्शन ए यजुर्वेद है, ऑप्शन बी अथर्ववेद है, ऑप्शन सी सामवेद है, या फिर ऑप्शन डी ऋग्वेद है। तो फ्रेंड, बात की जाए वह वेद जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है वह आपका यजुर्वेद है, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यजुर्वेद। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। अर्थात वह व्यक्ति कौन है जिसको बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड, बात की जाए बिना ताज का बादशाह, तो बिना ताज के बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता था, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अर्थात इन्हें बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान पे हुई थी। अर्थात बात की जाए तांबे की रथ की जो खोज हुई थी हड़प्पा सभ्यता में, तो वह कहाँ पर हुई थी। ऑप्शन ए दैमाबाद महाराष्ट्र में हुई थी, ऑप्शन बी कालीबंगल में हुई थी, ऑप्शन सी लोथल में हुई थी, या फिर ऑप्शन डी धौलागिरी में हुई थी। तो फ्रेंड, बात की जाए हड़प्पा काल में जो तांबे के रथ की खोज हुई थी वह आपका दैमाबाद महाराष्ट्र में हुई थी, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैमाबाद महाराष्ट्र। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया कि महावीर स्वामी यति कब कहलाए थे। महावीर स्वामी यति कब कहलाए थे। आपका ऑप्शन ए है कि नामकरण के बाद, ऑप्शन बी मोक्ष प्राप्ति के बाद, ऑप्शन सी घर त्यागने के बाद, या फिर ऑप्शन डी ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो फ्रेंड, बात की जाए महावीर स्वामी यति, तो महावीर स्वामी यति जब कहलाए थे जब उन्हें घर का त्याग किया था, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात घर त्यागने के बाद ही महावीर स्वामी यति कहलाए थे। सो फ्रेंड, आज की सीरीज में आपको देखकर लग ही रहा होगा
होगा कि ये सब जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये कई बार रिपीट हुए हैं। तो सो फ्रेंड, अगर आपको ये सब प्रश्न पसंद आ रहे हो, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था। अर्थात बात की जाए मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में जो स्तूप का निर्माण किया गया था उसका समय या काल कौन सा था। ऑप्शन ए कुषाण काल था, ऑप्शन बी पूर्व पाषाण काल था, ऑप्शन सी पाषाण काल था या फिर ऑप्शन डी नवपाषाण काल था। तो फ्रेंड, बात की जाए मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण कुषाण काल में किया गया था, जो कि आपका ऑप्शन ए है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुषाण काल। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका प्रश्न है ये कई बार आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो ऑप्शन आपका दिया गया लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी कालीबंगा, सॉरी 2 बार कालीबंगा आ गया है, और आपके ऑप्शन डी दिया गया मोहनजोदाड़ो। तो फ्रेंड, बात कीजिए हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंधु का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता था। तो फ्रेंड, बात कीजिए हड़प्पी स्थल मोहनजोदाड़ो, इसको ही सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता था, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात सिंध का बाग कहे या मृतकों का टीला, ये दोनों मोहनजोदड़ो को कहा जाता था, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक पूरा स्थल था। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था। अर्थात वह सूफी संत कौन था जिसने आपको अनहलक घोषित किया था। ऑप्शन ए मंसूर हल्लाज, ऑप्शन बी मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी शेख सलीम चिश्ती या फिर ऑप्शन डी गरीब नवाज। तो फ्रेंड, बात की जाए वह सूफी संत जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था वह आपके थे मंसूर हल्लाज, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंसूर हल्लाज। सो फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न फ्रेंड आपका दिया गया है कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया है, और यह किसका कथन है। अर्थात बात की जाए यह कथन पूछा गया कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर विजित किया गया या जीता गया है, यह कथन किसने कहा था। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय ने किया था, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ऑप्शन सी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था या फिर ऑप्शन डी तात्या तोपे ने कहा था। तो फ्रेंड, बात की जाए हिंदुस्तान तलवार के जोर पर विजित किया गया है, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है। अर्थात बात की जाए भगवान विष्णु के जो 10 अवतार की जानकारी हमें प्राप्त होती है वह किस पुराण से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए भागवत पुराण से, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण से, ऑप्शन सी विष्णु पुराण से या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, बात की जाए विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत जो हमें प्राप्त होता है वह मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, मत्स्य पुराण। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है। अर्थात बात की जाए बौद्ध धर्म की उस किस शाखा की, उस शाखा की जिसमें मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है वह कौन सी है। ऑप्शन ए वह वज्रयान है, ऑप्शन बी वह हीनयान है, ऑप्शन सी वह महायान है या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, बात की जाए बौद्ध धर्म की वह शाखा जिसमें मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है वह है वज्रयान, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, वज्रयान। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीत में स्वर निकलते हैं वह कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी हम्पी कर्नाटक में, ऑप्शन सी उड़ीसा में या फिर ऑप्शन डी असम में। तो फ्रेंड, बात की जाए प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीत में स्वर निकलते हैं वह अवस्थित है आपका हम्पी कर्नाटक में, जो कि आपका ऑप्शन बी है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात विजय विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है, यह आपका हम्पी कर्नाटक में स्थित है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस शासक ने चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। अर्थात वह शासक कौन था जिसने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। ऑप्शन ए मिहिर भोज ने, ऑप्शन बी राणा रतन सिंह ने, ऑप्शन सी राणा कुंभा ने या फिर ऑप्शन डी महाराणा प्रताप ने। तो सेम बात की जाए वह शासक जिसने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था वह कौन थे, वह राणा कुंभा थे, जो कि आपका ऑप्शन सी है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या
कि राणा कुंभा। राणा कुंभा ने ही चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया कि इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन है। यह प्रश्न फ्रेंड कई बार आ चुका है और इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और उम्मीद है इसके पूछे जाने की संभावनाएं आपकी बनी ही रहेगी। तो फ्रेंड इसको आप देख लीजिए। ऑप्शन ए आपका दिया गया पीटी नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड बात की जाए इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक, इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपका ऑप्शन बी है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा का नाम क्या था। अर्थात वह राजा कौन था जिसने शेर शाह के शासन के बाद और अकबर के शासन के पहले दिल्ली पर राज किया था। ऑप्शन ए हेमू थे, ऑप्शन बी राजा मान सिंह थे, ऑप्शन सी राणा रतन सिंह थे या फिर ऑप्शन डी शिवाजी महाराज थे। तो फ्रेंड बात की जाए शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा, तो वह आपके हेमू थे, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। और बात की जाए हेमू, तो हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था। ये दिल्ली पर शासन करने वाले शेर शाह के बाद और अकबर के पहले राजा थे, हिंदू राजा थे। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बात कीजिए आर्य शब्द के शाब्दिक अर्थ की, ऑप्शन ए ब्राह्मण है, ऑप्शन बी शूद्र से है, ऑप्शन सी व्यापारी वर्ग से है या फिर ऑप्शन डी श्रेष्ठ या कुलीन से है। सो फ्रेंड बात कीजिए आर्य शब्द के शाब्दिक अर्थ की, तो आर्य का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। सो फ्रेंड यह प्रश्न आपके इस सीरीज का आखिरी प्रश्न होने वाला है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर आप खुद देंगे। बात कीजिए चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र से संबंधित है, ऑप्शन बी खगोल विज्ञान संबंधित है, ऑप्शन से चिकित्सा से संबंधित है या फिर ऑप्शन डी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। अर्थात फ्रेंड बात कीजिए चरक संहिता, इसका संबंध किस सब्जेक्ट या किस विषय से है। तो फ्रेंड आज का यह आखिरी प्रश्न था। अगर आज की इस सीरीज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, तथा जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।